हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन करें और जनरल स्टडीज में अभी हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान। ऑलरेडी आप लोगों को 4 डिस्क्रिप्टिव वीडियो, उसके बाद एक प्रैक्टिस, यानी आज ये दूसरा प्रैक्टिस है। आप जानते हैं इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिससे आप स्वयं आकलन लगा सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और आपने अभी जीआईसी एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ और रिसेंट के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना ज्यादा रोल रहा है। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में 7 बजे आपको करंट अफेयर की क्लासेस प्राप्त होती हैं, जो कि पिछले 1 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं बोलता हूं, पढ़ाता हूं, वो सब कुछ पीडीएफ में आपको मिल जाए और उसके साथ साथ टेस्ट, क्विजेज और सब कुछ आपको आपके एग्जाम के ओरिएंटेड कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाए, तो आप हमारे नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर ले। एक छोटी सी फीस है, पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर हम सब कुछ आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप वहां पर ग्रुप जो है कांटेक्ट करके ग्रुप में जरूर जोड़े। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पहला क्वेश्चन भैया, यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। जी हाँ, आपको बताना है किस वर्ष में। तो यहाँ पर देखिए, आप देखें यहाँ पर यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 1997 में, 1994 में, 1993, 1995। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है 1993। जी हाँ मेरे भाई, आपको आपके इन क्वेश्चंस का आंसर पता हो तो आप जरूर कमेंट करें, अन्यथा हमारे बताने के बाद करें, लेकिन आप अपने आप को इन्वॉल्व जरूर करें, नहीं तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे। यानी इधर से आप सुनेंगे, उधर से भूल सकता है। इसलिए आप इन क्वेश्चन के आंसर को जरूर लिखें और लिखेंगे चीजें आपको याद होंगी। तो यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। ठीक है, और इसका 2006 में संशोधन भी किया गया। तो अगर हम बात करें, इसके द्वारा संविधान द्वारा दिए गए जो मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार की रक्षा की जाती है। ठीक है, इसका मुख्यालय की हम बात करें तो कहाँ है भैया, नई दिल्ली में। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की? राष्ट्रीय पुलिस आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, अंतर राज्य परिषद। मतलब क्या कर रहा है, किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की? तो आपको बताना है यहाँ पर 4 विकल्पों में से सही विकल्प। यहाँ पर देखें, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की है। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन सरकार द्वारा प्रशासन को अधिक कारगर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का, तो 5 जनवरी 1966 यानी 1966 को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगर हम दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो 31 अगस्त 2005 को इसका नियुक्त किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? बीरप्पा मोइली साहब थे। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें प्रथम जो प्रशासनिक सुधार था उसके अध्यक्ष की, तो वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तो यहाँ पर आप समझ लें ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम है, जीएस का पोर्शन बड़ा है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। आपको बताना भाई 4 विकल्पों में से। उससे पहले आप अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर नहीं किया है तो जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम बेहद मेहनत करते हैं, तब जाकर के हम आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर और शाम को ये इस प्रकार की एक बेहतरीन वीडियो दे पाते हैं। आप जानते हैं ये एक वीडियो तैयार करने में बहुत समय लगता है, कम से कम 6 से 8 घंटे हमको मेहनत करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ कॉलेज। तो इतना तो आपका फर्ज बनता है। इसके अतिरिक्त अगर आप नंबर ये है 9565 जो है 272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ये सारी चीज़ें हेल्पफुल है और कंटिन्यू रहे, तो आप जरूर हेल्प करें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सही विकल्प का, तो भैया महाराष्ट्र लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के माध्यम से लोकायुक्त कार्यालय स्थापना करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। ठीक है,
अगर हम यहाँ पर बात करें जनवरी 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने जहां केंद्रीय स्तर पर लोकपाल की सिफारिश की थी, उन्हीं कार्यों के लिए राज्य स्तर पर लोकायुक्त की सिफारिशें की गई थी। ठीक है, आपको इतना इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, काका साहेब कालेलकर आयोग संबंधित था अनुसूचित जाति से, पिछड़े वर्ग से, अनुसूचित जनजाति से, ईसाइयों से। तो यहाँ पर आपको बताना भाई सही विकल्प है ये पिछड़े वर्ग से। जी हाँ, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े को जो है संविधान के अनुच्छेद 340 में यह प्रावधान किया गया कि उनको चिन्हित कर विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अवसर दिया जाए। इसी के तहत 29 जनवरी 1953 को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित हुआ, जिसे काका कालेलकर आयोग कहा गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें, आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में केंद्र सरकार को सौंपा था। कब? 1955 में। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, गोरवाला रिपोर्ट, कृपलानी समिति, संथानम समिति। बताओ भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखें, सही विकल्प है संथानम समिति। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC, ठीक है, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण को की जो है सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो कब हुई थी? 1964 में। कब? 1964 में इसकी स्थापना हुई है और सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो आप जानते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे आप मिलाएंगे, और हमने अभी गोलकनाथ वाद, केशवानंद भारतीवाद, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने जब डिस्क्रिप्टिव क्लासेस ले रहे थे तो पढ़े थे। इस वजह से आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। पर देखें, जो सही विकल्प हो सकता है वो आपका है भैया पहला वाला, यानी 1, 3, 2, 4। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले नंबर पर आता है गोलकनाथवाद। ये कब हुआ था? 1967 में। कब? 1967 में। उसके बाद तीसरे का नंबर आता है 24वां संविधान संशोधन। ये कब था? 1971 में, 1971 में। ठीक है, ये होगा। उसके बाद अगला नंबर आता है केशवानंद भारतीवाद का। ये कब है? 1973 में। ठीक है, उस दिन हम लोगों ने इसको देखा हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन भला कौन बोल सकता है? इसको क्या बोलते हैं? एक और नाम से जाना जाता है, तो इसको आप बताएं जरूर। ठीक है, 1976 में हुआ था। ये इसको एक अन्य नाम से बोला जाता है, तो उसको आप बताना है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की जो है सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर आपको बताना है पुंछी आयोग, राजमन्नार समिति, कोठारी समिति, सरकारिया समिति। तो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बनाएगा और ये निश्चित तौर पर बहुत कठिन क्वेश्चन साबित होते हैं, तो इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, यहाँ पर देखें, सही विकल्प है सरकारिया समिति। बात करते हैं अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के मध्य तथा केंद्र व राज्यों के मध्य, ठीक है, राज्यों के मध्य या केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यह राष्ट्रपति यदि किसी समय पर यह आवश्यक समझे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह इसका गठन कर सकता है। ठीक है, इसके सिफारिश सरकारिया आयोग द्वारा की गई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पर जिसके आधार पर वर्ष 1990 में VP सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका व मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? संविधान के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, विधि आयोग का प्रतिवेदन। देखो भाई, ये कानून गो के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, तो आपका एग्जाम कानून गो से तो कम तो है नहीं, तो इसलिए आपका इससे भी कठिन पूछा जा सकता है। इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन के लिए यहाँ पर तैयार रहें। ठीक है, सही विकल्प है भैया, क्या आपको बताना है? ये है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। जी हाँ, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये संस्था स्थापना का वर्ष
और यहाँ पर संस्था है और संस्था के स्थापना का वर्ष है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1965, प्रवर्तन निदेशक 1956। बताओ यहाँ पर आपको बताना भैया सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सही सुमेलित नहीं है भ्रष्टाचार निरोधक कानून की। भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है 1988 का है। कब है? 1988 का, ठीक है। यहाँ पर 1985 बताया गया जो कि गलत है, और बाकी यहाँ पर 1963 सही है, 1964 सही है, 1956 सही है, बशर्ते यहाँ पर ये 1988 सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? अनुच्छेद 268, 280, 276, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताओ यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है आपका डी आंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है, ठीक है। सतर्कता आयोग सरकार द्वारा 1964 ईस्वी में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था, ठीक है। संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा, ठीक है, 2003 द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें, यह आयोग भ्रष्टाचार की जांच करने की शक्ति रखता है। इसका जो है वर्णन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर आपको चयन करना है। यहाँ पर कूट है, ठीक है। इन कूटों के माध्यम से आपको इनके अपने सही आंसर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हस्तक्षेप नीति, लोकतांत्रिक समाजवाद, अतिवादी समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवादी, आंसर भैया बताएं। यहाँ पर ये है आपका इस तरीके से। तो अगर हम विचारधारा और राजनीतिक दल की बात करें तो देखो इसका है 2 नंबर, ठीक है, और इसका है भैया 1 नंबर, ठीक है, और उसके बाद इसका है 4 नंबर, इसका है यहाँ पर ये। तो इस तरीके से इसमें आपका सही सुमेलित है। हस्तक्षेप की नीति वाला स्वतंत्र दल ये है आपका, ठीक है, यहाँ पर अलग रंग से देखो। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद प्रजा समाजवादी दल की है, और उसके बाद अतिवादी समाजवादी का संयुक्त समाजवादी दल है, ठीक है, और वैज्ञानिक समाजवाद साम्यवादी दल की बात। तो ये इनके जो है राजनीतिक दल हैं और इनकी विचारधाराएं हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, आपको बताना है। यहाँ पर देखो, पहला है ए आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सत्य हैं, आर मतलब पर आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है पर आर असत्य है, ए असत्य पर आर सत्य है। बताओ यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको बताना। सही विकल्प भैया ये वाला, ठीक है, ये वाला। ए सत्य है पर आर असत्य है, ठीक है, ये सत्य है पर आर असत्य है। निर्वाचन आयोग चुनाव के घोषणा के उपरांत उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों पर चुनाव आचार संहिता तत्काल लागू हो जाती है। चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए आदर्श आचार संहिता का पालन करें, ठीक है। यहाँ पर इतना जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों के लिए नियमों का एक समूह है जो उनकी सहमति से लागू किया जाता है, जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले या 1960 ईस्वी में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान इसे लागू किया गया था। 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इसे सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया था, और 1967 में यह संपूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। निम्नलिखित में से कौन आज भारत की दलीय व्यवस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? दलों का विखंडन एवं ध्रुवीकरण, ठीक है, जो है अधिकांश दलों का आधार वैचारिकी है और राष्ट्रीय हित से प्रेरित है। व्यक्तित्व उन्मुख राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों का अनियंत्रित विकास। तो आपको यहाँ पर आंसर बताना भैया सही है। अधिकांश दलों का जो है आधार वैचारिकी है, वह राष्ट्रीय हित से प्रेरित है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? एक सामान्य विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ये एक सामान्य विशेषता, अधिकांश दलों का आधार वैचारिकी है, राष्ट्रीय हित से प्रेरित नहीं है, मतलब कहने का ये आपका एक सामान्य विशेषता नहीं है। बाकी अगर हम बात करें, भारत में दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? लोकतंत्र की आत्मा। लोकतंत्र में जनता का ही शासन होता है और राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करके लोकतांत्रिक सरकार को गति प्रदान करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भारत की दलीय व्यवस्था की कुछ विशेषताओं का, तो बहुदलीय प्रणाली, ठीक है, राजनीतिक दलों का अनियंत्रित विकास, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, और कार्यों में अस्पष्टता, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव,
वरिष्ठ नेताओं का प्रभाव। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे देखो अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर आपको बताना। भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, आप देखिए यहाँ पर सूची 2 से सुमेलित करना है। कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ पर कोट की बात करें तो ये हैं आपके कोट्स। तो इनके माध्यम से अगर हम देखें यहाँ पर तो जो सही आंसर है वो भैया है 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो अगर हम बात करें 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, इस तरीके से आपका यहाँ पर सही सुमेलन हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, ये भी सही है। उसके बाद आपका राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति सांसदों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो भैया एक क्वेश्चन के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपके तैयार होते जा रहे हैं, तो इनको आप ध्यान दें। लिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म एक मतलब सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक सुमेलित नहीं, आपको बताना है। राज्य है, ये विधानसभा की सदस्य संख्या है, आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। उत्तराखंड 70, गोवा 40, उत्तर प्रदेश आप जानते हैं 403, मणिपुर 62। तो बताएं, इस तरह की भी क्वेश्चन फंसा देता मेरे भाई। इसलिए यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है कि ये है 62 है, जबकि बताया जा रहा है जो कि गलत है, बल्कि कितने हैं 60 है, 60 सीटें होती हैं कुल मिला के। बाकी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। तो आपको इतना इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम। इनमें से देखें यहाँ पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चयन करना। केवल 1, केवल 2, केवल 2, केवल 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2, 3 और 4। आपको बताना भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो यहाँ पर सी है, ठीक है, 1, 2 और 4। जी हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1, 2, 4 यहाँ पर ये सही है। बाकी अगर एक ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। संविदा श्रम अधिनियम ये सही नहीं है। तो निम्नलिखित श्रम संबंधी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है। अधिकार जो है अधिनियमों की मंजूरी दी गई, इसमें एक मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठीक है, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारितोषिक अधिनियम 1976, यानी संविदा श्रम अधिनियम इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? लॉर्ड राइट, आइवर जेनिंग्स, H.J. लास्की, के.सी. व्हीलर। आपको बताना भाई यहाँ पर सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो है डी, के.सी. व्हीलर साहब ने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, ठीक है। यह कथन के.सी. व्हीलर का है। जबकि अगर हम बात करें डी.डी. बसु के अनुसार भारत एक संविधान एकात्मक तथा संघात्मक का मिश्रण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस देश के राज्य प्रमुख की प्रतिकृति हैं? आपको बताना भाई USA, USSR, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन। सही विकल्प है भैया आपका ब्रिटेन। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ब्रिटेन इंग्लैंड के राज्य प्रमुख की प्रतिकृति हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भारत एवं ब्रिटेन दोनों देशों में कैबिनेट, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कुछ सदस्यों से मिलकर के बनी सरकार की सामूहिक निर्णय लेने वाली संस्था होती है। एवं नाम का प्रमुख जो है राज्य प्रमुख कौन होता है? महारानी। वहां पर यहाँ पर हमारे यहाँ राष्ट्रपति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जॉन लॉक, J.S. मिल, जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन। बताओ सही विकल्प। यहाँ पर देखें सही विकल्प है आपका डी। जी हाँ, आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करें तो कौन है? यहाँ पर ये है अमर्त्य सेन साहब। द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन साहब हैं। उन्होंने जो है 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त किया था, नोबेल पुरस्कार। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, कब प्राप्त किया था? 1998 में नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था अर्थशास्त्र क्षेत्र में, तथा 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, यानी हमारे देश के और दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन थे? G.L. नंदा, B.R. नंदा, G.N. धवन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है G.N. धवन। जी हाँ, द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक गोपीनाथ धवन साहब थे। G.N. धवन का मतलब गोपीनाथ धवन, ठीक है। और द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक यहाँ पर अगर हम बात करें तो एंटोनी जे पैरेल भी इसी शीर्षक से पुस्तक लिखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है, द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी नाम से एक लेखक और हैं एंटोनी
जे परेल भी इसी शीर्षक से पुस्तक लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, नए राज्य का गठन, ठीक है, और अनुच्छेद 3 नागरिकता संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 4, भाग 3 प्रशासनिक प्राधिकरण, इस तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो आपको बताना है भैया सही सुमेलित, आपको कूट के माध्यम से सही सुमेलित करना है। सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये वाला, ठीक है, 1 2 3 4। यानी अगर हम बात करें तो नए राज्यों के गठन की चर्चा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है, नागरिकता संविधान का भाग 2 के अंतर्गत आता है, ठीक है, और मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो संविधान का भाग 3 इसके अंतर्गत है, ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की बात करें अनुच्छेद 223A के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज बजट के एक भाग के रूप में संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? राजस्व विधेयक, विनियोग विधेयक, अनुदानों की मांग, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है यहाँ पर सही विकल्प है राजस्व विधेयक। जी हाँ, राजस्व विधेयक बजट के एक भाग के रूप में संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ठीक है। यह विधेयक धन जुटाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कर, उपयोगकर्ता कर, सीमा शुल्क, इन सब पर, ठीक है। संसद द्वारा स्वीकृत बजट में आवश्यक धनराशि निकालने के लिए जो विधेयक पेश किया जाता है उसको विनियोग विधेयक कहा जाता है। अगर हम विनियोग विधेयक की बात करते हैं तो क्या होता है, संसद द्वारा स्वीकृत जो बजट में से आवश्यक धनराशि निकालने के लिए जो विधेयक पेश किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, विनियोग विधेयक, ठीक है। अगर हम अनुदानों की मांग की बात करें तो अनुदानों की मांग मतलब प्रायः जो है बजट में अलग अलग विभागों की अपने विकास और कार्य संचालन पर व्यय किए जाने वाले मांग को कहा जाता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर व्यय किया जाता है? शाख अनुदान, अनुपूरक अनुदान, लेखा अनुदान, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है भैया आपका यहाँ पर सी, यानी लेखा अनुदान। लेखा अनुदान राजस्व एवं सरकारी खर्चों का लेखा जोखा होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, इसके तहत सरकार को नए वित्त वर्ष में भी तब तक व्यय करने की छूट दी जाती है जब तक बजट पारित नहीं हो जाता। यह सामान्यतः बजट का अंग होता है, ठीक है। यह आमतौर पर नए वित्तीय वर्ष के कुछ महीनों के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। या मंत्रिपरिषद इसे ही पारित कराना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है और वर्तमान में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। तो ये भी आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, परंपरागत रूप से भारत में की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है 10 बजे से, 11 बजे से प्रातः, 12 बजे से मध्याह्न, 9 बजे से प्रातः। बताओ यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी आंसर, यानी 12 बजे से मध्याह्न। जी हाँ, भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल की शुरुआत 1962 से हुई थी। कब हुई थी? 1962। ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, कब से हुई थी? 1962 में की गई थी। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद प्रारंभ होता है। इसका समय 12 बजे मध्याह्न काल से भोजना अवकाश से पूर्व तक होता है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है उनमें से अनुच्छेद 249, 250, 252, 253। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर 253। जी हाँ, अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 में प्रावधान है कि संसद की संधि, करार या अभिसमय अथवा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम, अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए कानून बनाने की शक्ति है। यह शक्ति भारत के प्रमुख राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विधायी कार्य करने के लिए भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं भारत के राष्ट्रपति, संसद के वरिष्ठतम सदस्य, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष। आपको बताना भाई यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखें। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो अनुच्छेद 118(3) के अधीन नियमों के अनुसार चयनित व्यक्ति पीठासीन होता है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। तो आपको बताना भाई सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर डी, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। जी हाँ, अगर हम बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79, संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से बनेगी। दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा। तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। अगर हम बात करें, राष्ट्रपति जो है संसद का अंग है और यह जो है
इंग्लैंड के सम्राट की भांति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। हम लोगों ने अभी राष्ट्रपति का अध्ययन करते वक्त इस चीज़ का डिस्कस किया हुआ था। राष्ट्रपति केवल प्रारंभिक अभिभाषण देने हेतु बैठता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के आंतरिक विषयों पर कौन कानून बना सकता है? न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल, क्षेत्रीय परिषदें। तो बताओ यहाँ पर सही विकल्प। तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया संसद। जी हाँ, हम बात करें अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हम लोगों ने इसका डिस्कस किया हुआ था अभी उस दिन। संघ सूची पर केंद्र, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में किसका प्रभावी होगा? हमने बताया था केंद्र का। ठीक है, तो सूचियों में परिवर्तन और निर्णय का विशेषाधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है भैया यहाँ पर बी, यानी कम से कम 2 बार। संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 85 यह उपबद्ध करता है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक की तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? ठीक है, चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। तो आपको इसमें बताना है सही विकल्प। सही विकल्प है आपका सी, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। जी हाँ, अगर हम बात करें संसद के सदस्य न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त हैं। वे जो है सदस्य संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमों में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं, यह उनका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर पहला, दूसरा, ये चौथा, ये सामूहिक विशेषाधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से निहित है? राष्ट्रपति में और जो है प्रधानमंत्री में। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आपको बताना भाई सही विकल्प। आप जानते हैं जो यहाँ पर सही आंसर है वो कौन है? केवल एक, यानी राष्ट्रपति नाम मात्र का, जो आप जानते हैं राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार, मतलब 53(1) के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका जो है कार्यपालिका है। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 जो कि अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। भारत में के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? देखो यार, क्वेश्चन बीच में कुछ मिस हो गए थे, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे। भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री। जी हाँ, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ, भारत राष्ट्रपति चुनाव विवाद पर याचिका निर्वाचन मंडल का कोई सदस्य ही दायर कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, निर्वाचन प्रणाली आप जानते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, अगर हम निर्वाचन मंडल की बात करें तो लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित राज्यसभा तथा की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर एवं पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है? असमर्थता, सिद्ध कदाचार, संविधान के उल्लंघन, उपयुक्त सभी। तो बताओ सही विकल्प है यहाँ पर संविधान के उल्लंघन पर। जी हाँ, अगर हम बात करें तो संविधान के उल्लंघन पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन, अतिक्रमण करने के आरोप में पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, संविधान में अगर हम बात करें तो संविधान का उल्लंघन की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन आरोप संसद में किसी भी सदन में लगाए जा सकते हैं। आरोप लगाने वाले सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर अनिवार्य है। राष्ट्रपति को 14 दिन का जो है पूर्व लिखित नोटिस दी जाती है और महाभियोग का प्रस्ताव सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और जहां
जांच व पुनः 2/3 बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? 3, 5, 7। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको बताना भाई सही विकल्प है बी आंसर यानी 5। जी हाँ, 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, इससे संबंधित हम लोगों ने चीजों को देखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए एक बेंच गठित की जाती है जिनमें 5 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम संभाव्य अवधि हो सकती है 6 माह, 6.5 माह, 7 माह, 7.5 माह। तो आपको बताना सही विकल्प है भैया 7.5 माह। जी हाँ, 7.5 माह। अगर हम बात करें अनुच्छेद 123 के अंतर्गत संसद के अवकाश में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का प्रभाव केवल 6 माह तक रहेगा। ठीक है, शर्त है कि अध्यादेश को अगले अधिवेशन के 6 सप्ताह यानी 42 दिन के भीतर संसद में पारित होना आवश्यक है। चूंकि संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है, तो अगले सत्र में 6 सप्ताह तक अध्यादेश प्रभावी रह सकता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें 6 माह प्लस 42 दिन, कुल मिलाकर के लगभग 7.5 माह तक हो जाता है। तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर के गणित के अनुसार हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल पूर्ण किए हैं? राधाकृष्णन साहब, राजेंद्र प्रसाद साहब, डॉक्टर जो है हुसैन साहब, AB दोनों। आपको बताना भाई सही विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति रहे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 कार्यकाल पूर्ण किए। इनका पहला कार्यकाल 1952 से 57 और दूसरा 57 से 62 तक था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है जिनको हम आपको यहाँ पर PDF भेज देंगे। आप PDF में आराम से पढ़ लीजिएगा, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप देखते नहीं हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर ले। छोटी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ जाए, जहाँ पर आपको सब कुछ PDF टेस्ट क्विज सब कुछ आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड कराया जाता है। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।